गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सजीवों में पोषण चौथे पार्ट का हम आगे का पार्ट देखेंगे। पेज नंबर 27। वनस्पतियाँ प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती है। हम लोगों ने बेटा देखा था कि वनस्पतियाँ जो है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने अंदर जो उनके अंदर वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पानी जो वो ज़मीन से लेती हैं और प्रकाशीय ऊर्जा जो सूर्य प्रकाश में उनके अंदर जो पर्णहरिम पाया जाता है उससे वह प्रकाश संश्लेषण ये क्रिया मतलब वो अपना स्वयं जो भोजन बनाती है उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसमें अन्न ग्लूकोज उनका निकलता है जिसको हम लोग CH2SO कहते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होता है जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। अर्थात वनस्पतियाँ अपने प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती है और उस ऊर्जा को ही उस ऊर्जा के करती है और उस ऊर्जा का भंडारण भोजन के रूप में करती है। जड़ जमीन में पानी और लवणों का अवशोषित करती है। जड़ें जो काम होती है, जड़ों का काम होता है कि पानी और लवणों का अवशोषण करना और उसे पूरे वृक्ष तक पहुंचाना, पूरे पेड़ों तक पहुंचाना। तना पानी और क्षार को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा पत्ती में जो सूक्ष्म छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उससे CO2 ग्रहण की जाती है। इन छिद्रों को पर्णरंध्र कहते हैं। पत्तियों के हरित लवक में पर्णहरिम होता है, यह सूर्य प्रकाश अवशोषित करने में मदद करता है। पर्णहरिम जो होता है सूर्य प्रकाश का अवशोषण करता है और ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। ऑक्सीजन जो मुक्त होता है जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन जो कि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों वनस्पतियों के अन्य रंग अंग जैसे हरे तने हरी टहनियों में भी होते हैं क्योंकि वह पर्णहरिम होता है। वनस्पतियों का परिवहन व्यवस्था अगर हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग इस जो सामने चित्र नजर आ रहा है, आपको पौधे का चित्र नजर आ रहा है। कुम्हड़ा की लता का एक टुकड़ा लो और उसमें 2-3 पत्तियां लो। कोहड़ा मालूम है ना, कोड़े की लता लो और उसका एक टुकड़ा लो, उसमें 2-3 पत्तियां लो। उसके तने का निचला भाग चाकू से पानी से काट दो। अब बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें स्याही की 7-8 बूंदें डाल दो। लता को पानी में खड़ी स्थिति में रखो, उसमें होने वाले बदलाव का निरीक्षण करो। वनस्पतियाँ आप लोग देखोगे तो वनस्पतियों में जलवाहिनी जिसको हम लोग झाइलम कहते हैं और रसवाहिनी जिसको फ्लोएम कहते हैं के रूप में 2 परिवहन व्यवस्थाएं होती है। जैसे हमारे अंदर रक्त का परिसंचरण करने के लिए रक्त परिवहन संस्था होती है, वैसे वनस्पतियों में भी जलवाहिनी और रसवाहिनी नाम की 2 परिवहन व्यवस्थाएं होती हैं। जड़ों से पानी और लवण वनस्पति के अन्य सभी ऊपर के अंगों तक पहुँचाने का काम जलवाहिनियाँ करती है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में तैयार हुआ अन्न, शर्करा और अन्य घटक वनस्पतियों के अंगों तक जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो भोजन स्वयं बनाती हैं, उसके अंदर जो ग्लूकोज बनता है, शर्करा और अन्य घटक वनस्पति के अन्य भागों तक भंडारण हेतु ले जाकर काम कौन करता है? रसवाहिनियाँ कहते हैं। जैसे हमारे अंदर नीला और रोहिणी नामक 2 व्यवस्थाएँ होती हैं, सीरा होती है ब्लड पहुंचाने के लिए, खून पहुंचाने के लिए, वैसे इनके यहाँ भी पत्ती अपने पौधों में भी पाई जाती है। इस प्रकार क्या काम है बेटा? जलवाहिनी जो है जड़ों से पानी और लवण वनस्पति के अन्य सभी ऊपर अंगों तक पहुंचाने का काम जलवाहिनियाँ करती है। और जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है इनका अन्य घटक और शर्करा जो निर्माण होता है वह सभी तो अन्य घटकों को पहुँचाने का कार्य यही रसवाहिनियाँ करती है। इस प्रकार परिवहन व्यवस्था वहीं पर वनस्पति में स्वतंत्र पाचन संस्था और उत्सर्जन संस्थाएं नहीं होती है। रासायनिक संश्लेषण क्या है? इस प्रक्रिया द्वारा वनस्पतियाँ अपना भोजन कैसे बनाती है ये अभी हम लोग देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वनस्पतियाँ कार्बोज पदार्थ बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वनस्पतियाँ जो है कार्बोज पदार्थ बनाती है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से कार्बोज पदार्थ बनते हैं। प्रथिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनते हैं। प्रथिन तैयार करने में आवश्यक नाइट्रोजन वनस्पतियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? तो आवश्यक जो नाइट्रोजन है, हवा में जो नाइट्रोजन जो गैसीय रूप में होती है, परंतु यह गैसीय नाइट्रोजन वनस्पतियों का अवशोषण नहीं कर पाती, इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना अर्थात यौगिकों में रूपांतरण होना आवश्यक होता है क्योंकि वो जैसे के वैसे अपना ग्रहण नहीं कर पाती हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैविक तथा वायुमंडलीय इन 2 प्रक्रियाओं से होता है। नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण क्या है? इस पद्धति में 2 प्रकार के सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। 2 प्रकार के जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं वह स्थिरीकरण नाइट्रोजन का करते हैं। राइबोजियम नामक सूक्ष्मजीव द्विबीजपत्री फलीदार वनस्पति को जड़ों पर स्थित गांठों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री जिसमें द्विबीज होते हैं, जैसे हम लोग चना देख ले उसमें द्विबीज होता है, जिसमें 2-2 बीज पाए जाते हैं, वहाँ द्विबीजपत्री जो वनस्पतियाँ होती है उसमें जड़ों पर स्थित गांठें जो होती है उसमें ये गांठों में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हवा की नाइट्रोजन अवशोषित कर, हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको अवशोषित करते हैं, उसका रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। इस मिट्टी के एजिटोबैक्टर सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण
नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। क्या तुम जानते हो बेटा कि नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण कैसे होता है? बारिश के मौसम में जब आकाश में बिजली चमकती है तब हवा का नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग हो जाता है। नाइट्रोजन और जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि हवा में स्थित होते हैं उनका संयोग होता है, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इसका फिर से ऑक्सीकरण होता है, फिर से ऑक्सीजन उसमें मिलाया जाता है और मतलब ऑक्सीजन से संयोग होता है और उसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल जाता है और उसका रूपांतरण बारिश का पानी आते समय उसमें घुल जाता है, उसका रूपांतरण नाइट्रिक अम्ल में हो जाता है और वही नाइट्रिक अम्ल वर्षा के जल के साथ जमीन पर आ जाता है। इस अम्ल का जमीन में विविध खनिजों के साथ अभिक्रिया होकर क्षार में रूपांतरण होता है। इस यौगिक रूप नाइट्रोजन का उपयोग वनस्पतियाँ अपनी वृद्धि के लिए करती है। ये जो यौगिक रूप नाइट्रोजन होता है वह वनस्पतियाँ अपने वृद्धि के लिए, वृद्धि और विकास अर्थात बाढ़ के लिए, बढ़ने के लिए वनस्पतियाँ उपयोग करती है। इसी नाइट्रोजन का उपयोग वह करती है। सहजीवी पोषण, दो या अधिक सजीवों को साथ साथ रहने में पोषण, संरक्षण, परस्पर आदि में सहायता मिलती है। दो या अधिक सजीव जो साथ साथ यदि रहते हैं तो उनको पोषण, संरक्षण मिलता है, एक दूसरे का आधार मिलता है, उसको सहजीवी पोषण कहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों और फफूंदी की वृद्धि होती है। जड़ों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। कुछ वनस्पतियों पर अगर हम लोग देखें तो उनकी जड़ों पर फफूंद की वृद्धि होती है। वनस्पतियाँ फफूंदी की पोषक तत्व वनस्पतियाँ जो है पोषक तत्व उनको उपलब्ध कराती है, क्योंकि वनस्पतियाँ जो अपना भोजन स्वयं बनाती है तो उसका पोषक तत्व उनको भी उपलब्ध कराती है। एवं फफूंदी वनस्पति की जड़ों को लवण तथा पानी उपलब्ध। फफूंदी क्या काम करते हैं कि वनस्पति की जड़ों को लवण तथा पानी उपयोग मतलब प्राप्त करने में मदद करते हैं। शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान, पानी एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान देता है, पानी, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि शैवाल जो है वनस्पति है, कवक परजीवी है, कवक जो है परपोषी है, लेकिन कवक शैवाल को रहने का स्थान, पानी एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और उसके बदले शैवाल जो है कवक को प्रकाश संश्लेषित अन्न, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो अन्न घटक निर्मित, जो शर्करा निर्मित होती है वह उसको उपलब्ध कराता है, कवक को उपलब्ध करा देता है। इस सहसंबंध से बनने वाले सहजीवी वनस्पति को पत्थर फूल भी कहते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा आकृति, आप लोग ये पत्थर फूल की आकृति जो देख रहे हैं ये उसी का एक उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परपोषी वनस्पति। परपोषी वनस्पति अर्थात जो वनस्पतियाँ दूसरों पर निर्भर रहती है, दूसरे वनस्पतियों पर निर्भर रहती है, परपोषी वनस्पति में पर्णहरिम नहीं होता है, तो उसके अंदर हरित लवण नहीं पाया जाता है, उसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, जिस कारण से वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। परपोषी वनस्पतियाँ कैसे जीवन यापन करती होगी, अपना भोजन कैसे प्राप्त होगी? क्या तुमने किसी बड़े वृक्ष की शाखाओं पर लिपटी हुई पीले रंग की रस्सीनुमा वनस्पति जिसकी पत्ती नहीं है देखे हैं? कोई आप लोगों ने देखा होगा बड़े वृक्ष पर एक लता लिपटी हुई है जिसको पत्ती नहीं है, रस्सी नुमा है, उस लता का नाम क्या है? जिस वनस्पतियों में अन्य सजीवों के शरीर या शरीर पर वृद्धि होती है, जो वनस्पतियाँ अन्य सजीवों के शरीर पर पलती बढ़ती हैं, उन सजीवों से भोजन प्राप्त करती है, उन्हें परजीवी वनस्पतियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देखें तो वृक्षाग्नि या अमरबेल, ये जो वृक्षाग्नि और अमरबेल है ये किसी भी वृक्ष पर लपट जाती है और उस वृक्ष द्वारा इनको संरक्षण एवं पोषण प्रदान किया जाता है। उनके अंग पे ये रहती है, उनके शरीर पे ये लिपटी हुई रहती है और उनको भोजन उपलब्ध कराने का काम बड़ा जो पेड़, जिस पेड़ से लिपटी होती है वो पेड़ कराता है। पर्णहरित न होने के कारण अमरबेल पूरी तरह आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर रहती है। पर्णहरित न होने के कारण यह स्वयं पोषी नहीं बन पाती है, स्वयं का भोजन स्वयं बना नहीं पाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाती है, जिससे उनका भोजन स्वयं बन नहीं पाता, इसलिए ये परपोषी वनस्पति कहलाती है। इनको अपने भोजन के लिए दूसरे वृक्षों पर आश्रित होना पड़ता है। पादपों पर बढ़ने वाले वृक्षाग्नि को आपने देखा होगा, यह भी उसी का एक उदाहरण है। बस बेटा इतना ही, आगे का हम लोग बाद में देखेंगे। ओके बेटा।